गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 21 राज्यों की 102 सीटों पर 67% हुई वोटिंग। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 80%, बिहार में सबसे कम 48%, बंगाल और मणिपुर में हुई हिंसा। जी हां दोस्तों, लोकसभा के फर्स्ट फेज में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे वोटिंग में 66.92% लोगों ने मतदान किया। दोस्तों, सबसे ज्यादा 80% वोटिंग त्रिपुरा में हुई, जबकि सबसे कम 48% वोटिंग बिहार में हुई। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीटों के हिसाब से यह सबसे बड़ा फेज है। 2 राज्यों पश्चिम बंगाल और मणिपुर में वोटिंग के दौरान हिंसा भी हुई। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव के लिए भी वोट डाले गए। अरुणाचल प्रदेश में 64% और सिक्किम में 68% लोगों ने राज्य में सरकार बनाने के लिए वोट डाले। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ईरान के परमाणु ठिकाने वाले शहर पर इजराइल का हमला। पेरिस में ईरानी कॉन्सुलेट में घुसा शख्स हुआ गिरफ्तार। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। जी हां दोस्तों, इजराइल ने ईरानी हमले के 6 दिन बाद शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे जवाबी कार्यवाही की। एबीसी न्यूज के मुताबिक इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने वाले शहर अस्फहान को निशाना बनाया। टाइम्स ऑफ इजराइल ने कहा है कि हमला ईरान के एयरबेस पर हुआ। इसके अलावा इराक और सीरिया में भी एयर स्ट्राइक की गई है। अस्फहान वही प्रांत है जहां नतांज समेत ईरान की कई न्यूक्लियर साइट्स मौजूद हैं। ईरान की फारस न्यूज एजेंसी ने भी धमाकों की आवाज सुनाई देने की जानकारी दी है। दोस्तों, यह हमला ईरान के सुप्रीम लीडर अली खोमेनी के 85वें जन्मदिन पर हुआ है। हालांकि इजराइल ने अब तक हमले की पुष्टि नहीं की है। वहीं ईरान ने कहा है कि उन्होंने अस्फहान में 3 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, आतंक का सप्लायर पड़ोसी आटे को तरस रहा। दमाहो में कहा, इंडी गठबंधन वाले भगवान राम की पूजा को पाखंड बताते हैं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। ऐसे हालातों में हमारा भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार दोपहर में दमाहो में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह लोग सनातन को डेंगू मलेरिया कहते हैं, भगवान राम की पूजा को पाखंड बताते हैं। वहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवारवादी और भ्रष्टाचारवादी नेताओं को मोदी की गारंटी बेचैन कर रही है। वह कहते हैं कि तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी तो देश में आग लग जाएगी। इंडिया गठबंधन के लोग मोदी को आए दिन धमकियां दे रहे हैं, लेकिन मोदी इन धमकियों से न पहले डरा है न कभी डर सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। केजरीवाल बोले, 48 बार खाना आया, आम सिर्फ 3 बार। ईडी ने कहा था, जानबूझकर आम और मिठाई खा रहे हैं ताकि शुगर बढ़े और बेल मिले। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर परिवर्तन निदेशालय ने गुरुवार 18 अप्रैल को आरोप लगाया था कि वे जेल में जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि इससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत मिल जाए। वहीं दोस्तों, केजरीवाल ने रावत एवेन्यू कोर्ट में शुगर लेवल की रेगुलर जांच और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डॉक्टरों से परामर्श की याचिका लगाई थी। इस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, रमेश गुप्ता ने और ईडी की तरफ से जोहेब हुसैन ने दलीलें दी। सिंघवी ने कोर्ट में बताया कि केजरीवाल के घर से 48 बार खाना आया, उनमें से केवल 3 बार ही आम आए थे। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद ईडी से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही फैसला 22 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बाबा रामदेव की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। बिहार छत्तीसगढ़ में दर्ज एफआईआर पर एक्शन न हो, अदालत ने कहा शिकायतकर्ताओं को भी शामिल करें। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को योग गुरु बाबा रामदेव की एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल के खिलाफ उनकी टिप्पणियों पर दर्ज की गई एफआईआर क्लब करने और दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। जस्टिस एम सुंदरेश समेत 2 जजों की बेंच ने बाबा रामदेव से उन लोगों को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया है जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बेंच ने सुनवाई की अगली तारीख जुलाई में तय की है। वहीं दोस्तों, बाबा रामदेव के खिलाफ आईएमए के पटना, बिहार और रायपुर छत्तीसगढ़ चैप्टर ने 2021 में एफआईआर की थी। अपनी याचिका में रामदेव ने केंद्र, बिहार, छत्तीसगढ़ और आईएमए को पार्टी बनाया है। रामदेव ने इन एफआईआर पर एक्शन रोकने की भी मांग की थी। रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ आईएमए की याचिका पर पहले से सुनवाई जारी है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन की बेंच ने उन्हें 7 दिन का समय दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होने वाली है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। यूएन में फिलिस्तीन की सदस्यता पर अमेरिका का वीटो। यूएनएससी में 12 देशों के समर्थन के बावजूद प्रस्ताव हो गया खारिज। इजराइल बोला यह शर्मनाक प्रपोजल था।
जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता देने के प्रस्ताव पर अमेरिका ने वीटो लगा दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अल्जीरिया ने यह प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर गुरुवार को वोटिंग हुई। हालांकि अमेरिका के वीटो के बाद फिलिस्तीन यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं बन सका। यूएनएससी में किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए कम से कम 9 सदस्यों के समर्थन की जरूरत थी। 15 सदस्यों वाली सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीन के पक्ष में 12 वोट पड़े, जबकि ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड वोटिंग से दूर रहे। दोस्तों, माना जा रहा था कि गाजा में हुई तबाही के बाद अमेरिका प्रस्ताव पर वीटो नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका अपने स्टैंड पर बना रहा है और वीटो पावर का इस्तेमाल किया। यूएन में पूर्ण सदस्यता हासिल करने का फिलिस्तीन का यह दूसरा प्रयास था। इससे पहले 2011 में भी फिलिस्तीन को मेंबरशिप देने को लेकर यूएनएससी में वोटिंग हुई थी, लेकिन उस समय भी अमेरिका ने प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। इजराइल ईरान की हवाई जंग के बीच फंसे 3 देश, तनाव से दुनिया पर मंडराया खतरा। जी हां दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान ने 13 अप्रैल की आधी रात को इजराइल पर हमला किया था। लगभग एक हफ्ते के बाद इजराइल ने भी ईरान पर जवाबी हमला किया है। हालांकि ईरान ने इजरायली हमले की खबरों को खारिज कर दिया, जबकि इजराइल की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इससे पहले अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान पर इजरायली हमला होने का दावा किया था। दावा किया जा रहा था कि इजराइल ने ईरान के कई अहम ठिकानों पर हवाई हमला किया है। सबसे ज्यादा नुकसान ईरानी शहर इस्फहान में पहुंचा है। ईरान के लिहाज से इस्फहान काफी अहम शहर है, क्योंकि यही उसका न्यूक्लियर प्लांट भी है। वहीं दोस्तों, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स से 3 ईरानी अधिकारियों ने इस्फहान के पास मिलिट्री एयरबेस पर हमला होने की पुष्टि की है। वहीं ईरान की स्पेस एजेंसी के प्रवक्ता हुसैन दलीरियन ने 3 इजरायली ड्रोन को मार गिराने का दावा भी किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। एमपी छत्तीसगढ़ में तापमान 42 डिग्री, आज बारिश का भी अलर्ट। 5 राज्यों में हीट वेव चलेगी। हिमाचल प्रदेश समेत 3 राज्यों में बर्फबारी की संभावना। जी हाँ दोस्तों, देश में कुछ राज्यों में तेज गर्मी का असर देखने को मिल रहा है, तो वहीं कुछ राज्यों में तेज बारिश, बर्फबारी और ओले गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 6 राज्यों में तेज गर्मी के साथ बारिश की संभावना जताई है। इनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और तमिलनाडु शामिल है। गुरुवार को यहां पर अधिकतम तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया था। इसके अलावा दोस्तों, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी तेज गर्मी का असर देखने को मिलेगा। वहीं 5 राज्यों ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तेज हवाओं के साथ बर्फबारी की संभावना जताई गई है। साथ ही दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी और हवाएं चलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बस बहुत हो गया, ईडी ने जब्त की 98 करोड़ की संपत्ति तो भड़के राज कुंद्रा ने शेयर कर डाला यह पोस्ट। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा इन दिनों ईडी की कार्यवाही को लेकर चर्चाओं में छाए हुए हैं। हालांकि दोस्तों, वो मीडिया के सामने इस मामले को लेकर कोई बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन राज कुंद्रा लगातार अपने सोशल मीडिया पर ऐसी स्टोरी शेयर कर रहे हैं जिनको देखने के बाद यूजर्स को ईडी की कार्यवाही से जोड़कर देख रहे हैं। गुरुवार को ईडी ने राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली थी। कुर्क की गई संपत्तियों में उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी के नाम पर मुंबई के जू में एक प्लेट भी शामिल है। ईडी का कहना है कि एक और संपत्ति पुणे में एक बंगला और राज कुंद्रा के नाम पर इक्विटी शेयर है। इसी बीच राज कुंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और लगातार अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी बदल कर शेयर कर रहे हैं। राज ने अपनी पहली इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक दहाड़ते हुए शेर की फोटो लगाई थी, जिसके बाद उन्होंने एक पोस्ट भी लिखा था। उसने सभी का ध्यान खींचा। दरअसल दोस्तों, उस पोस्ट में लिखा हुआ था कि जब आपको लगता है कि कोई आपको अपमानित महसूस करा रहा है तो शांत रहना सीखें, ये एक अलग तरह का विकास होता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लखनऊ ने चेन्नई को 8 विकेट से हराया, केएल राहुल का दमदार प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया। चेन्नई ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 176 रन बनाए। जवाब में लखनऊ ने 19 ओवर में 2 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। केएल राहुल ने 53 गेंदों में 82 रन बनाए। डिकॉक ने 43 गेंदों में 54 रन बनाए। पूरन 23 रन बनाकर नाबाद रहे। स्टोनिस 8 रन बनाकर नाबाद रहे। इस दौरान चेन्नई को मुस्तफिजुर रहमान और पतिराना ने एक विकेट दिलाया। वहीं दोस्तों, चेन्नई के लिए रविंद्र जडेजा ने नाबाद 57 रन बनाए। उन्होंने 40 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्का लगाया। धोनी ने 9 गेंदों में नाबाद 28 रन बनाए। रहाणे ने 36 रन बनाए और मोइन अली ने 30 रन बनाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं।
तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 599 अंक बढ़कर 73,088 पर बंद। निफ्टी भी 151 अंक चढ़ा। बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 599.34 अंक की तेजी के साथ 73,088 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 151 अंक की तेजी रही। यह 22,147 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों बाजार में आज करीब 700 अंकों की गिरावट के बाद यह शानदार रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में तेजी रही और सिर्फ 8 में गिरावट देखने को मिली। आज के कारोबार में पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं हम निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की। तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एचडीएफसी बैंक रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में बजाज ऑटो, नेस्ले इंडिया और डेविस लैब रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। एलन मस्क बोले रॉकेट एक दूसरे पर नहीं तारों पर भेजे। इजराइल ईरान टेंशन के बीच शांति की अपील। आज इजराइल ने ईरान पर दागी थी मिसाइलें। जी हां दोस्तों, स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टेंशन के बीच शांति की अपील की है। मस्क ने अपने एक्स हैंडल पर अपने सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का फोटो शेयर करते हुए कहा कि हमें एक दूसरे पर नहीं बल्कि स्टार्स पर रॉकेट भेजने चाहिए। इजराइल ने ईरान की ओर से किए गए हमले के 6 दिन बाद शुक्रवार सुबह 6 बजे जवाबी कार्रवाई में ईरान पर ड्रोन और मिसाइलें दागी थी। इसके बाद एलन मस्क ने यह ट्वीट किया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। केरल में बर्ड फ्लू फैला, 21,000 पक्षी मारेगा प्रशासन। 8 दिन में 3,500 पक्षी मरे। जिला प्रशासन का दावा, इंसानों में फैलने की संभावना नहीं। जी हां दोस्तों, केरल के अलपुंझा जिले में 2 जगह जानलेवा बर्ड फ्लू के फैलने की खबर से हड़कंप मच गया। यहां एडथवा ग्राम पंचायत के वार्ड 1 और चेरू थाना ग्राम पंचायत के वार्ड 3 में बतखों में इस वायरस की पुष्टि हुई है। एडथवा के 12 अप्रैल से अब तक 3,000 और चेरू थाना में 250 पक्षी मारे जा चुके हैं। मरे हुए पक्षियों के सैंपल जब भोपाल स्थित लैब भेजे गए तब इनमें एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि H5N1 बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। अब यहाँ 21,000 पक्षियों को मारा जाएगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सलमान खान के घर पहुंची लॉरेंस बिश्नोई के नाम से बुक की गई कैब। 20 साल के आरोपी को यूपी से किया गया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, जब से सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग कांड हुआ है, सुपरस्टार लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इस घटना के बाद मुंबई पुलिस भी काफी अलर्ट हो चुकी है। दोनों अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इस केस से जुड़े रोज नई जानकारी दे रही है। वहीं अब दोस्तों खबर आई है कि मुंबई पुलिस ने गाजियाबाद से एक 20 साल के युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इस युवक ने अभिनेता सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बांद्रा पुलिस स्टेशन पर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से ओला कार बुक किया था। ओला कार का ड्राइवर जब सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचा और वहां के वॉचमैन को बुकिंग के बारे में पूछा तो वॉचमैन पहले दंग रह गए और तुरंत वॉचमैन ने इसकी जानकारी नजदीकी बांद्रा पुलिस को दी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पंजाब की संगरूर जेल में कैदियों के बीच खूनी झड़प, 2 की हुई मौत। जी हां दोस्तों, पंजाब की संगरूर जेल में कैदियों के बीच खूनी झड़प का मामला सामने आया है। जेल में बंद कैदियों में 4 कैदी आपस में भिड़ गए, जिसके बाद उन्हें घायल अवस्था में संगरूर की एक अस्पताल ले जाया गया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक घायल हुए कैदियों में से 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई। जैसे ही संगरूर जेल से सूचना मिली कि कुछ कैदी आपस में भिड़ गए, जेल के डॉक्टर की ओर से 4 कैदियों को संगरूर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया था। संगरूर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक 2 कैदियों की मौत अस्पताल आने से पहले ही हो चुकी थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नारायण मूर्ति के पोते को मिला 4.2 करोड़ का डिविडेंड। 5 महीने के एकाग्र के पास इन्फोसिस के 15 लाख शेयर, इनकी वैल्यू करीब 210 करोड़। जी हां दोस्तों, भारत की टेक कंपनी इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति के 5 महीने के पोते एकाग्र रोहन मूर्ति को अपने 15 लाख शेयर्स पर 4.2 करोड़ का डिविडेंड मिला है। नारायण मूर्ति ने पिछले महीने अपने पोते को यह शेयर्स गिफ्ट किए थे। इनकी वैल्यू करीब 210 करोड़ है। इन्फोसिस ने 18 अप्रैल को वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए थे। कंपनी ने इस तिमाही के लिए शेयर होल्डर्स को 28 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया था। इनमें 20 रुपए का फाइनल डिविडेंड और 8 रुपए का वन टाइम डिविडेंड भी शामिल है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अमरोहा में मोदी ने राहुल अखिलेश गठबंधन पर सवाल उठाए, कहा 2 शहजादों की जोड़ी फिर फिल्म की शूटिंग कर रही, इनका रिजेक्शन पहले हो चुका है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को अमरोहा पहुंचे। मंच पर ढोलक लेकर उनका स्वागत किया गया। पीएम ने मंच से क्रिकेटर मोहम्मद शमी का नाम लेकर मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश की। उन्होंने फ्लो फिल्म के बहाने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा कि यूपी में फिर 2 शहजादों की जोड़ी की फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसका
पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में ये लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्हें तो भारत माता की जय बोलने में भी परेशानी होती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। भारत ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट की, फिलीपींस को पहली खेप सौंपी, साउथ चाइना सी में तैनात होंगी, 3130 करोड़ में हुई डील। जी हां दोस्तों, भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप शुक्रवार को सौंप दी। ब्रह्मोस पाने वाला फिलीपींस पहला बाहरी देश है। भारत ने जनवरी 2022 में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के लिए $375 मिलियन यानी कि 3130 करोड़ रुपए की डील की थी। इंडियन एयरफोर्स ने C-17 ग्लोब मास्टर विमान के जरिए इन मिसाइलों को फिलीपींस मरीन कॉर्प्स को सौंपा। इन मिसाइलों की स्पीड 2.8 मैक और मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। एक मैक ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। फिलीपींस को सौंपी गई मिसाइल की स्पीड ध्वनि की गति से 2.8 गुना ज्यादा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ईरान इजरायल युद्ध ने बढ़ाई चिंता, एयर इंडिया ने 30 अप्रैल तक सस्पेंड की दिल्ली से तेल अवीव की फ्लाइट्स। जी हां दोस्तों, पश्चिम एशिया में तनाव के बीच टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली भारतीय एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने एक बड़ा फैसला किया है। एयर इंडिया ने इजरायली शहर तेल अवीव के लिए आने जाने वाली फ्लाइट्स 30 अप्रैल तक सस्पेंड कर दी है। एयरलाइन नई दिल्ली और तेल अवीव के बीच 4 साप्ताहिक फ्लाइट संचालित करती है। एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने बताया कि पश्चिम एशिया में उभरती स्थिति को देखते हुए तेल अवीव से एयर इंडिया की फ्लाइट्स 30 अप्रैल 2024 तक निलंबित रहेंगी। हम स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं। एयरलाइन ऐसे यात्रियों के लिए रिशेड्यूल और कैंसिलेशन चार्ज पर एक मुफ्त छूट की पेशकश भी कर रही है जिन्होंने इस अवधि के दौरान तेल अवीव की यात्रा के लिए बुकिंग की थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे 74,000 के पार पहुंचा। सोना चांदी में भी रिकॉर्ड उछाल। जी हां दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार में उछाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। 19 अप्रैल 2024 को सोने और चांदी की कीमतें नई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। महंगा होने के बाद सोने की कीमत 74,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई। वहीं चांदी का भाव 86,500 रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा हो गया है। दोस्तों यह जानकारी HDFC सिक्योरिटीज ने दी है। वहीं दोस्तों बात करें अंतरराष्ट्रीय बाजार की, तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉमिक्स में हाजिर सोना $2,390 प्रति औंस रहा, जो पिछले भाव से $15 ऊंचा है। इसके अलावा चांदी बढ़कर $28.29 प्रति औंस पर पहुंच गई। पिछले दिन यह $28.25 प्रति औंस रही थी। यानी कि दोस्तों सोना और चांदी तो भारत और भारत से बाहर दोनों जगह पर ही जबरदस्त उछाल के साथ चल रहे हैं। वैसे कमेंट करके बताइए, आपको शेयर बाजार ज्यादा अच्छा विकल्प लगता है निवेश करने के लिए, या फिर सोना चांदी ज्यादा सुरक्षित और अच्छा उपाय है निवेश करने के लिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों यह थी अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शुद्धतम सोना कितने कैरेट का होता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है तो जल्दी से इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।